नमस्कार। आज सुबह सुबह कुछ खबरें हैं और उन खबरों के कुछ राजनीतिक मतलब भी है, इसलिए मैंने सोचा कि जो जो खबरें हैं और उसके क्या मतलब है थोड़ा आपसे चर्चा की जाए और बताया जाए। सबसे पहली खबर तो यह है कि जौनपुर से धनंजय सिंह का टिकट बीएसपी ने, उनकी पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट उनके बीएसपी ने काट दिया। बीएसपी ने पिछली बार 2019 में सपा बसपा गठबंधन से जीतने वाले श्याम सिंह यादव को टिकट देने का फैसला किया। वो पर्चा दाखिल, ये वीडियो जब आप देखेंगे उस समय पर्चा दाखिल कर रहे होंगे। ऐसा क्यों हुआ? धनंजय सिंह बहुत ही मजबूती के साथ बीएसपी से लड़ते और लड़ चुके हैं। पहले 2009 में वो सांसद बीएसपी से जीत भी चुके हैं। श्रीकला सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और बीएसपी ने उनको टिकट देने का फैसला किया था और वो मजबूत लड़ाई में पर्चा दाखिल भी कर दिया था। मजबूत लड़ाई के तौर पर वो देखी भी जा रही थी। धनंजय सिंह का जो जनाधार है, जो उनका बल है चुनावों में, वो आपने कई बार देखा भी है। कितनी बार विधायक रहे हैं, अभी भी जिला पंचायत अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी उनकी पत्नी हैं। अब कितने दिन रह पाएंगी? ये जो चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने किया था, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और उनका टिकट काट करके श्याम सिंह यादव को क्यों दिया गया? एक खबर तो यह है कि धनंजय सिंह का टिकट जौनपुर से काटकर मतदान नामांकन के आखिरी दिन श्याम सिंह यादव को दिया गया, जिनसे मायावती बहुत नाराज चल रही थी और रिश्ते ठीक नहीं थे। ऐसा क्यों हुआ, इसकी बात आगे करूंगा। लेकिन एक दूसरी खबर है जो इससे इसका रिश्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रतापगढ़ के कुंडा के विधायक और जनसत्ता पार्टी के नेता रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया रविवार को बेंगलोर जाकर गृह मंत्री अमित शाह से 1 घंटे की मुलाकात करते हैं। यह मुलाकात लखनऊ में होनी थी लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाई। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में थे, लेकिन राजा भैया लखनऊ में नहीं थे। तो ये मुलाकात उन्हें बेंगलोर जाकर अमित शाह से बंद कमरे में 1 घंटे मुलाकात की गई। ये फ़ोन पे भी बातचीत हो सकती थी, लेकिन उसके बाद रविवार को वो लौट के आते हैं और सोमवार की तड़के बीएसपी धनंजय सिंह का टिकट काट देती है। जौनपुर और प्रतापगढ़ अगल बगल के जिले हैं और दोनों में अपने अपने जिलों में धनंजय सिंह का और राजा भैया का राजपूतों सहित दूसरी बिरादरी और दूसरे समाज में भी अच्छा खासा प्रभाव है। तो क्या राजा भैया से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात में धनंजय सिंह के टिकट कटने का कोई राज छिपा है? क्या मायावती पे जो आरोप पिछले विधानसभा चुनाव में लगा था, वो लोकसभा चुनाव में भी कुछ सीटों पर, जैसा पहले हमेशा मैंने कई बार कहा भी है कि बीजेपी की बी टीम के तौर पे उनको बताया जाता है, इस टिकट का कटना कहीं कुछ दूसरे तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि मैंने कई बार ये बात कही कि मायावती की पहली लिस्ट जारी होने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने फिर से उस तरह का टिकट दिया है जिसमें कि इंडिया गठबंधन को ज़्यादा नुकसान पहुँचे। लेकिन बाद के टिकटों को देखते हुए ऐसा लगा कि बहुत जगह पर बीजेपी के समीकरण भी गड़बड़ करने में मायावती का हाथ हो सकता है। लेकिन बीजेपी के एनडीए के उम्मीदवार को दिक्कत कहाँ कहाँ हो सकती है, उसमें मायावती ने बहुत टिकटों में बदलाव किया है। मायावती के बारे में समझ पाना बड़ा मुश्किल टेढ़ी खीर है, लेकिन जैसे जैसे फैसले होते हैं और उन फैसलों से जो चीज़ें निष्कर्ष निकल सकते हैं वो उस पर चर्चा होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि आजमगढ़ से भीम राजभर, जो कि उनके नेता प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे, पहले मायावती ने उनको टिकट दिया और ऐसा लगा कि उससे निरहुआ के राजभर वोटों में सेंधमारी भीम राजभर कर सकते हैं, तो बाद में वो टिकट काट करके अल्पसंख्यक समुदाय को दे दिया गया। और इससे ये आपको पता ही है कि माइनॉरिटी वोट्स में विभाजन इंडिया गठबंधन को कमज़ोर कर सकता है। ठीक इसी तरह से मायावती का श्याम सिंह यादव को जौनपुर का टिकट देना, यादव और दलित गठबंधन को ज़्यादा जोड़ देना, क्योंकि कृपा शंकर सिंह राजपूत हैं और धनंजय सिंह राजपूत हैं। बीजेपी में पूर्वांचल समेत हर जगह के राजपूतों का ज़्यादा झुकाव भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी में है, ये छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन इस चुनाव में बहुत सारी सीटों पर बहुत सारे राजपूत नेता जो बीजेपी के भीतर भी हैं
वो बीजेपी के कार्यशैली या राजपूतों की अनदेखी या राजपूतों को सिर्फ ये कह देना कि योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बना करके कोटा पूरा हो गया है, बाकी जगहों पर उनको तवज्जो न देना, ये अंदर अंदर कई नेताओं में ये बात चल रही थी। और उन नेताओं का अपना एक प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी ये प्रभाव समझ रही थी कि क्षत्रिय बिरादरी के लोगों में कहीं ना कहीं निराशा है और वो उस तन्मयता और उस उत्साह के साथ 2014-19 की तरह 24 में नहीं लगे हुए। इसी वजह से राजा भैया के करीबी यशवंत सिंह को अभी 2 साल तक पार्टी से निष्कासित रहने के बाद अभी उनको वापस पार्टी में लेने का फैसला 2-3 दिन पहले ही किया गया है। तो वो भी उनके बेटे एमएलसी हैं, लेकिन अभी तक उनके बेटे भी एमएलसी हैं और एमएलसी के चुनाव में ही इन दोनों को, उनके बेटे तो बीजेपी में थे नहीं, यशवंत सिंह को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। तो अब उन्हें वापस लिया गया है। तो ये राजपूत नेताओं पर बीजेपी ने इस वक्त चुनाव के समय थोड़ा डोरे डालने शुरू किए। वैसे राजपूतों को टिकट देने में काफ़ी कंजूसी बरती गई। इसी दबाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को टिकट भी मिला है। अगर वो टिकट नहीं मिलता तो ये नाराजगी या ये उपेक्षा या ये उत्साह में कमी और ज़्यादा हो जाती। इस बीच उनको टिकट देने के बाद रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राजा भैया को बुलाया। राजा भैया अपनी पार्टी के हैं, जनसत्ता दल पार्टी उनकी है। वैसे तो उनका रिकॉर्ड है कि जिधर सत्ता रहती है उधर ही राजा भैया रहते हैं और वो निर्दल हैं। उनके बगल की सीट 2 विधायक वो हमेशा से जीतते रहे। तो किसी भी निर्दलीय के लिए या किसी भी छोटी पार्टी के लिए ये सामान्य सी बात है कि वो सत्ताधारी दल के साथ ही रहे, तो उससे कुछ अपने काम धाम में, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए वो ज़्यादा काम करा सकता है। निर्दल रहकर के छोटी पार्टी में रहकर सत्ता के खिलाफ मुखर होना या बहुत विरोधी रुख अख्तियार करना या नीतियों सिद्धांतों पर चलना, ये सबके बस की बात नहीं है और आज के नेताओं में तो बिल्कुल नहीं है। तो सत्ता के साथ राजा भैया पहले भी रहे हैं। राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे जब, आपको याद होगा, तो राजा भैया जब तोड़ फोड़ के बने थे तो राजा भैया कैबिनेट मिनिस्टर तभी बन गए थे। राजनाथ सिंह के ही मुख्यमंत्रित्व काल में पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बने थे। उसके बाद बसपा को छोड़ के जब जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में रही, राजा भैया ने उसका समर्थन किया और उसके साथ रहे। तो इधर भी वो बीजेपी को बिना शर्त राज्यसभा में भी वोट दे रहे थे। अब कैसे दे रहे थे तो बीजेपी वाले जाने, लेकिन उन्होंने राज्यसभा में भी दिया है। और बीजेपी राजा भैया का मूल जो कंसर्न रहता है वो 2 विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ 2 लोकसभा क्षेत्रों में भी वो दखल रखते हैं, एक कौशाम्बी और एक प्रतापगढ़। कौशाम्बी से विनोद सोनकर और प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता को दोबारा टिकट दे दिया गया। इससे विनोद सोनकर को टिकट दिए जाने से उनको थोड़ी नाराजगी थी। वो चाहते थे कि कौशाम्बी का टिकट उनकी पार्टी को गठबंधन के तहत दिया जाए और वो दूसरी जगहों पर बीजेपी के लिए काम करें या बीजेपी के समर्थन में जाएं। अभी ये तो खबर पता चल गई है कि राजा भैया बातचीत से खुश हैं और पूरे प्रदेश की राजनीतिक चर्चा उनके साथ अमित शाह ने की है। लेकिन अभी ये खबर पुष्ट नहीं हो पाई है कि उन्हें गठबंधन के तहत सीटें मिलेंगी या उन्हें कौन सा ऑफर दिया गया है या वो कौन सी चीज़ें करेंगे। लेकिन उनके लौटने के साथ ही धनंजय सिंह का टिकट कट गया। तो इस सवाल राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी दूसरी पार्टियों का टिकट भी तय कर रही है क्या, उम्मीदवार तय कर रही है क्या, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच 100 आने सच होगी। और जौनपुर के लोग मेरी बात से सहमत भी होंगे कि अगर धनंजय सिंह जौनपुर से बीएसपी के टिकट पर उनकी पत्नी या वो चुनाव लड़ते तो फिर कृपा शंकर सिंह के जीतने की संभावनाएं काफ़ी कम होती या धूमिल होती। लेकिन अगर धनंजय सिंह चुनाव मैदान में नहीं होंगे तो कृपा शंकर सिंह के लिए रास्ता कुछ आसान हो सकता है। वो इसलिए कि बाबूलाल कुशवाहा समाजवादी पार्टी से हैं और श्याम सिंह यादव अगर बीएसपी से आते हैं तो बीजेपी विरोधी मतों का जो बंटना है वो काफ़ी हद तक दोनों तरफ बटेगा। और बीजेपी के पास और क्षत्रिय एक ही कैंडिडेट होने के बाद, राजपूत एक ही कैंडिडेट होने के बाद कृपा शंकर सिंह की स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके पहले भी बीजेपी से केपी सिंह ही सांसद बने थे। जौनपुर एक ऐसी सीट है, अगर आप आज़ादी के बाद अभी तक देखें तो सबसे ज़्यादा बार मुझे लगता है कि क्षत्रिय वहाँ से
पीछे तो अगर आप देखें तो राजपूत बिरादरी के लोग वहाँ अक्सर से जीतते रहे। तो सवाल ये है कि धनंजय सिंह का मामला जो है वो राजा भैया की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ही हुआ है। और मायावती रह रहकर आक्रामक और रह रह के डिफेंसिव मूड में क्यों आती है, ये भी सवाल है। आकाश आनंद उनके भतीजे, शुरुआती दौर में तो उन्होंने रैलियां ताबड़तोड़ की और ताबड़तोड़ बीजेपी पर हमले किए, लेकिन एक ही एफआईआर दर्ज हुआ तो उन्होंने अब रैलियां करने से मना कर दिया। अब अगले 1 महीने तक आकाश आनंद ऐसा लगता है कि रैलियां नहीं करेंगे। हालांकि वो एक आध दो इंटरव्यू में ये बातचीत कह रहे हैं कि मेरी बातों में ऐसी बात नहीं थी, मेरे वो शब्द शायद हार्श हो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने रैली करना ही बंद कर दिया एक ही एफआईआर के बाद। और अब यह सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मायावती रैली करेंगी। तो 1 महीने बचे हैं और आकाश आनंद निकले तो बहुत तेजी के साथ, लेकिन अब फिर उन्होंने रैली बंद कर दी। तो मायावती ये समय समय पर 2 कदम आगे 2 कदम पीछे का फैसला जो कर रही हैं, वो बहुत लोग अब, और अभी बहुत सारी सीटों पर चुनाव होना बाकी है और कई सीटों पर उम्मीदवारों को देने के बाद, उम्मीदवारों के नाम बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए एक राह आसान कर बीएसपी के उम्मीदवारों के जरिए की जा रही है। जबकि पहले और दूसरे चरण में बीएसपी ने बहुत ही शानदार कैंडिडेट दिए, जिसने इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के लिए मुश्किलें पैदा की। लेकिन जिस तरह से अब उम्मीदवारों का काटना और छांटना जारी है, वो एक बार फिर इस चर्चा को मजबूत करता है कि मायावती का रोल इस लोकसभा चुनाव में क्या होगा। धनंजय सिंह, श्रीकला सिंह उनकी पत्नी, निश्चित रूप से जौनपुर से एक ताकतवर उम्मीदवार होती और बीजेपी के उम्मीदवार के रास्ते में एक बाधा खड़ी कर सकती थीं, लेकिन उस बाधा को मायावती ने अभी हटा दिया है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 3-4 घंटे और बचे हैं, धनंजय सिंह चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं कि नहीं, और उनके लोगों से मुझे नहीं लगता कि अब वर्तमान परिस्थितियों में वो ऐसा कदम उठाएंगे। मायावती से शायद बातचीत करें, चाहे जो भी है। अब जो आगे जैसे होगा फिर मैं लेकर के हाजिर हूँगा। एक खबर और, झारखंड में आलमगीर विधायक हैं सत्ताधारी दल के, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के, उनके पीए के यहाँ रेड पड़ी सुबह सुबह ईडी, और वहाँ से 20 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। माना जा रहा था कि झारखंड का जो इलेक्शन मैनेजमेंट है वो आलमगीर देखते हैं, और विपक्ष के जो और नेता हैं जो इलेक्शन का मैनेजमेंट देख रहे हैं, ईडी और सीबीआई उनके दरवाजे पर इलेक्शन तक आती रहेगी। बीजेपी के सारे नेता, बीजेपी के सारे मंत्री, बीजेपी के सारे इलेक्शन देखने वाले लोग निर्द्वंद तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हैं, और विपक्ष अब सीबीआई और ईडी के रास्ते भी सीबीआई और ईडी के लोगों का भी खौफ उनके दिमाग पर उतना ही तारी है। बहरहाल चुनाव में आगे आगे चीज़ें आती रहेंगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। नमस्कार।